नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, अब तक आपने दो सदिशों का गुणन पढ़ा, चाहे हमने अदिश गुणन पढ़ा और चाहे हमने सदिश गुणन पढ़ा। कितने सदिशों के लिए था वो? दो सदिशों के लिए था, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए। अब हम तीन सदिशों का गुणन पढ़ेंगे, यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का, तीन सदिशों का गुणन। तो इसमें भी प्रकार हैं, तो उसमें हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, अदिश त्रिगुणन। देखिए, अदिश त्रिगुणन क्या है समझ लेते हैं हम इसको। हम मान लें कि तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर। हमें इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन करना है। तो क्या होगा अदिश त्रिगुणन? दो वेक्टर्स का तो सदिश गुणन, बी वेक्टर और सी वेक्टर का तो हमने क्या कर दिया, सदिश गुणन कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या हो गया अदिश त्रिगुणन? दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे सदिश से डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? अदिश त्रिगुणन। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल को तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन कहते हैं। इसे अदिश क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक अदिश राशि हमें प्राप्त होगी। आगे देखिए, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश राशियां हैं तो इनका अदिश त्रिगुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अभी समझाया मैंने आपको, वही लिखा है। आगे देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसे इसके बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये कैसे आया ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिएगा, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी अदिश त्रिगुणन की। तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ए वेक्टर बराबर हमने माना a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। बी वेक्टर माना हमने b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, तथा सी वेक्टर बराबर मान लेंगे इसी प्रकार c1i कैप, c2j कैप, c3k कैप। सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है जो किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या राशि है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हम पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा, क्रॉस करते हैं तो हमें पता है हमें सारणिक बनानी होती है, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर सबसे पहले बी वेक्टर में आई जे के गुणांक लिखते हैं, फिर सी वेक्टर के आई जे के गुणांक लिखते हैं। तो बी वेक्टर के क्या है? b1 b2 b3, सी वेक्टर के c1 c2 c3। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे सॉल्व करते हैं? आई कैप लिखते हैं, ये स्तंभ और ये पंक्ति इसको कवर कर देते हैं और बची हुई राशियों का वज्र गुना कर देते हैं। तो क्या क्या बच रहा है? b2 b3 c2 c3। तो b2 का c3 से करेंगे तो b2 c3, बीच में माइनस लगाएंगे, b3 का c2 से करेंगे तो b3 c2। फिर माइनस लिखते हैं, जी कैप लिखते हैं, वही स्तंभ और पंक्ति कवर करते हैं। क्या आ जाएगा? b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस के कैप लिखते हैं। के कैप में भी वही प्रोसेस चलेगी, b1 c2 माइनस b2 c1। ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वैल्यूज रख देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। डॉट लगाया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। एक लाइन में नहीं आएगा इसलिए अगली लाइन में लिखा है मैंने। जो वैल्यू थी वो हमने लिख दी। अब डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप का आई कैप से, जी कैप का जी कैप से और के कैप का के कैप से गुणा। तो आई कैप वाली राशि देखिए, इसका इससे गुणा होगा, क्या प्राप्त होगा, यही आएगा, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। जे कैप वाली देखिए, माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1। के कैप वाली देखिए, A3 B1 C2 माइनस B2 C1। क्या किया है हमने, गुणा कर दिया है इस वाली राशि का इससे, इसका इससे और इसका इससे, यानी आई का आई वाली राशि से, जे का जे वाली राशि से और के का के वाली राशि से। अब देखिए यदि मैं इसे इस प्रकार लिख दूं तो क्या इसे सॉल्व करके वापस ये नहीं आएगा। सॉल्व करके देखिए, क्या करते हैं हम, यहाँ पर आई जे के होते हैं पर यहाँ पर आई जे के नहीं है, यहाँ पर क्या है, A1 A2 A3। A1 लिखेंगे, ये वाला सम, ये वाली पंक्ति ढकेंगे, B2 का C3 से गुणा होगा, B3 का C2 से होगा। वो ही प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था। ये मैंने आपको एक टर्म ही सॉल्व करके दिखाई है, अभी आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये ही प्राप्त होगा। तो हमने इससे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो मैंने वहाँ पर फॉर्मूले में इसे इस प्रकार सॉल्व करके लिखा है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है अदिश त्रिगुणन की ज्यामितीय व्याख्या। जैसे हमने अदिश गुणन की पढ़ी थी, सदिश गुणन की पढ़ी थी, इसी प्रकार हम अदिश त्रिगुणन की पढ़ेंगे। ये मैंने बनाया है समांतर षटफलक। समांतर षटफलक कैसे बनता है, हम समांतर चतुर्भुज को एक ऊंचाई तक बढ़ा देते हैं। जैसे ये ऊंचा है ना, तो क्या प्राप्त होगा, समांतर षटफलक प्राप्त होगा। तो ये हमने समांतर षटफलक बनाया है। डायग्राम आपको अच्छे प्रकार से ऐसे ही बनाना है। हमने क्या माना, यहाँ पर बिंदु A है तो O से A तक OA वेक्टर हो जाएगा। इसे हमने मान लिया A वेक्टर। A का स्थिति सदिश हो गया A वेक्टर। यहाँ पर B का स्थिति सदिश B वेक्टर और C का स्थिति सदिश C वेक्टर। C बिंदु यहाँ पर है तो O से C तक OC वेक्टर, जिसे हमने C वेक्टर के बराबर मान लिया है। तो जो हमने माना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना OA वेक्टर बराबर A वेक्टर, OB वेक्टर बराबर B वेक्टर तथा OC वेक्टर बराबर C वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज OBDC का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। समांतर चतुर्भुज है ये OBDC। देखिएगा ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो एकांक सदिश होगा, जो इसके लंबवत सदिश होगा, वो क्या होगा, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। सदिश गुणन में पढ़ाया है मैंने आपको कि यदि A वेक्टर और B वेक्टर हैं और इनके तल के लंबवत हमें सदिश ज्ञात करना है तो हम लिख देते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी प्रकार B वेक्टर तथा C वेक्टर के तल के लंबवत सदिश कौन सा होगा, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। साथ ही हमने ये भी माना है कि B वेक्टर और C वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है। अब हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है, ना कि कोई दिशा। तो जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई इकाई ज्ञात करनी है, तो हम परिमाप लेंगे, मॉड में ले लेंगे इसको, परिमाण निकाल लेंगे इसका। अब B वेक्टर का C वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मॉड B वेक्टर मॉड C वेक्टर साइन थीटा n कैप। जब n कैप का हम मापांक लिखेंगे, मॉड लिखेंगे तो वो 1 आएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर
नहीं लिखा है, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्राप्त किया। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। ये जो हमने ये वाली रेखा बनाई है ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। हमने माना कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के मध्य का कोण कितना है, अल्फा है। ये वाला कोण, इनके मध्य का कोण कितना माना, अल्फा है। अब डॉट प्रोडक्ट से भी हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पर ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर ही है, परंतु बी वेक्टर की जगह क्या है, बी वेक्टर कॉस सी वेक्टर। तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, मॉड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना माना है, अल्फा माना है। अब हमने समीकरण नंबर 1 से मॉड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रख दी। कितनी है, मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा। जहाँ थीटा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण है वह अल्फा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के मध्य कोण है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो थीटा है वो तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य का कोण है और अल्फा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के मध्य का कोण है। आगे देखिएगा क्या क्या हमने बी मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया और बची हुई राशि को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा किसका क्षेत्रफल निकाला था हमने समीकरण 1 में, समांतर चतुर्भुज OBDC का क्षेत्रफल। तो इसे हम समांतर चतुर्भुज OBDC के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं और ये क्या होगी, ये होगी भुजा OA की लंबवत ऊंचाई। कैसे होगी ये देख लीजिएगा। जो ए वेक्टर है उसका हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे तो हमें लंबवत ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। प्रक्षेप ज्ञात करना मैंने आपको बताया हुआ है। यदि हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। तो जब हम ए वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और अपॉन में मॉड किसका आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आगे देखिएगा इसकी वैल्यू भी है हमारे पास और इसकी वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू कितनी निकली है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा कॉस अल्फा निकाली है अभी हमने और इसकी वैल्यू भी निकाली थी हमने समीकरण नंबर 1 में, मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, मॉड ए वेक्टर कॉस अल्फा। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या है, भुजा OA की लंबवत ऊंचाई जो कि कितनी है, मॉड ए वेक्टर कॉस अल्फा। निकाला कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया है, साथ ही ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, लिख लीजिएगा आप एक हिंट के रूप में। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और ये समांतर चतुर्भुज आधार पर है तो ये क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुना भुजा OA की लंबवत ऊंचाई को हमने ऊंचाई के बराबर लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कितना होता है, समांतर षटफलक का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई को हमने समांतर षटफलक का आयतन लिख दिया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम वेक्टर्स में समांतर षटफलक का आयतन निकालना चाहें और हमें 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर दिए हुए हो तो हम इनका अदिश त्रिगुणन निकाल देंगे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल देंगे। वो ही क्या होगा, समांतर षटफलक का आयतन। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अदिश त्रिगुणन की गुणधर्म। जो अभी हमने अदिश त्रिगुणन पढ़ा उसके गुणधर्म पढ़ेंगे हम। पहला देखिए, यदि सदिशों के चक्रीय क्रम में परिवर्तन नहीं होता है तो अदिश त्रिगुणन का मान डॉट या क्रॉस की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये कह क्या रहा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये ए है, ये बी है, ये
सी है। ये चक्रीय क्रम है। ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। तो हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम लिख दें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चक्रीय क्रम में है। ए के बाद बी आना चाहिए था, बी ही है, बी के बाद सी आना चाहिए था, सी ही है दोनों में। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये भी कितना ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। चक्रीय क्रम का अर्थ यहाँ पर ये है कि ए के बाद बी ही आना चाहिए, बी के बाद सी ही आना चाहिए, और यदि सी के बाद हम लिख रहे हैं तो वापस से ए आना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है। हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर ही प्राप्त होगी। दूसरा गुणधर्म देखिएगा, सदिशों के चक्रीय परिवर्तन से अदिश त्रिगुणन का मान अपरिवर्तित रहता है, जबकि अचक्रीय परिवर्तन से चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी हम चक्रीय परिवर्तन कर रहे हैं। ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अदिश त्रिगुणन है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, बी वेक्टर लिखा। शुरू कहाँ से किया, बी वेक्टर से। बी वेक्टर के बाद क्या आना चाहिए था, सी वेक्टर आना चाहिए था, सी वेक्टर ही लिखा है। सी वेक्टर के बाद क्या आना चाहिए था, ए वेक्टर आना चाहिए था, ए वेक्टर ही लिखा है। तो चक्रीय क्रम में चल रहे हैं इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमने लिखा वो हमने सी वेक्टर से स्टार्ट किया। सी वेक्टर के बाद क्या आना चाहिए था, ए वेक्टर आना चाहिए था, ए वेक्टर ही है, और ए वेक्टर के बाद में बी वेक्टर आना चाहिए था, बी वेक्टर ही है। तो जब हम चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं तो जो अदिश त्रिगुणन है उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर लिखा वो कैसे लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखिए हमने यहाँ पर शुरू किया बी वेक्टर से। बी वेक्टर के बाद क्या आना चाहिए था, सी वेक्टर आना चाहिए था। आया क्या, नहीं आया। क्या आया, ए वेक्टर आया। ए वेक्टर के बाद क्या आया, सी वेक्टर आया। तो यहाँ पर चक्रीय क्रम रहा नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस में। नोट कर लीजिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है ये सारे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज में आएंगे। तीसरा गुणधर्म देखिएगा, यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश समान है। क्या कह रहा है कि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश समान है तो उसका मान शून्य होता है। यहाँ पर देखिए दो सदिश ए वेक्टर समान है, इसमें भी ए वेक्टर समान है, इसमें बी वेक्टर समान है। तो यदि ऐसा आ जाए कि अदिश त्रिगुणन में कोई दो वेक्टर समान है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे समझ लेते हैं हम कैसे होगा। देखिए जैसे ये है ए वेक्टर बी वेक्टर, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हम जानते हैं कि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश समान हो तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। चौथा गुणधर्म देखिए, एकांक सदिशों आई कैप जे कैप के कैप का अदिश त्रिगुणन 1 के बराबर होता है। तो इनका अदिश त्रिगुणन किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पर तो मैंने आई जे के ही लिखा है। नेक्स्ट में हमने चक्रीय क्रम में परिवर्तन किया यानी जे कैप से स्टार्ट किया है। जे के बाद के आना चाहिए था, के बाद आई आना चाहिए था, उसी प्रकार लिखा है। और नेक्स्ट में भी हमने चक्रीय क्रम में भी लिखा है। तो यदि एकांक सदिश है तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 के बराबर प्राप्त होगी। देखिएगा कैसे होगी। हमने लिया आई कैप जे कैप के कैप, इसे हम कैसे लिखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप अदिश त्रिगुणन से। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप होता है, और आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1। तो यदि हम एकांक सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट देखिएगा चतुष्फलक का आयतन, साथ में नोट भी कर लीजिएगा गुणधर्मों को। चतुष्फलक का आयतन, एक चतुष्फलक बना रहे हैं हम।
ये बिंदु O लिया हमने, ये बिंदु A लिया, ये बिंदु B लिया और ये बिंदु C लिया। मूल बिंदु है ये, मूल बिंदु से A का स्थिति सदिश OA वेक्टर, जिसे हम A वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। B का स्थिति सदिश B वेक्टर, इसे भी मिला दिया है हमने। C का स्थिति सदिश C वेक्टर और इसे यहाँ से मिला दिया। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया है, देख लीजिएगा। मूल बिंदु O, A का स्थिति सदिश A वेक्टर, B का स्थिति सदिश B वेक्टर तथा C का स्थिति सदिश C वेक्टर। चतुष्फलक प्राप्त हो गया। हमने क्या लिखा, माना चतुष्फलक OABC में, OABC में O मूल बिंदु, A वेक्टर क्या है इसका स्थिति सदिश, B वेक्टर इसका स्थिति सदिश, C वेक्टर इसका स्थिति सदिश, ये अन्यशीष है। तो जो माना है वो ही लिखा है हमने। अब हम जानते हैं कि चतुष्फलक का आयतन बराबर होता है V यानी आयतन, ये बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब डायग्राम में देखिए आधार क्या है, OAB क्या है, एक त्रिभुज है। तो आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के, और ऊंचाई क्या होगी, C वेक्टर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल उस स्थिति में जब इसकी दो आसन्न भुजाएं हमें दी हुई हों, लिखाया है मैंने आपको कि यदि त्रिभुज की आसन्न भुजाएं A वेक्टर तथा B वेक्टर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सदिश गुणन में पढ़ा है हमने। तो आधार का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऊंचाई कितनी है, C वेक्टर। आगे देखिएगा 1/3 का 1/2 से गुना करेंगे 1/6, क्या बचेगा हमारे पास, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर, और ये किसके बराबर होता है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, V क्या था, चतुष्फलक का आयतन 1/6, और A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर ये क्या होता है, समांतर षटफलक का आयतन। अभी पढ़ाया है मैंने आपको अदिश त्रिगुणन की ज्यामितीय व्याख्या में। अदिश त्रिगुणन की ज्यामितीय व्याख्या में हमने क्या पढ़ा कि समांतर षटफलक का आयतन किसके बराबर आ रहा था, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर के। तो इम्पॉर्टेंट है ये सूत्र, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर दे दिया जाए कि समांतर षटफलक का आयतन इतना है और चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, चतुष्फलक का आयतन बराबर 1/6 समांतर षटफलक का आयतन। प्राप्त कैसे किया है हमने, चतुष्फलक बनाया है, स्थिति सदिश माने हैं, चतुष्फलक का आयतन के सूत्र में हमने वैल्यूज रख दी है और हमारे पास B बराबर 1/6 A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर प्राप्त हुआ। तो ये वाला सूत्र हम किस स्थिति में लगाएंगे, जब हमें A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर की वैल्यू दी हुई हो और चतुष्फलक का आयतन पूछा हुआ हो। और ये वाला सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमें A वेक्टर B वेक्टर तथा C वेक्टर की वैल्यू ना देकर समांतर षटफलक का आयतन दिया गया हो। आगे देखिएगा, यदि चतुष्फलक के चारों शीर्ष दिए हो तो चतुष्फलक का आयतन। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि चतुष्फलक के 3 शीर्ष दिए हो। यहाँ पर यदि हमें चारों शीर्ष दे दिए जाए यानी A B C D, जिनके स्थिति सदिश क्या हो, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तथा D वेक्टर, तो चतुष्फलक का आयतन क्या होगा, उस स्थिति में चतुष्फलक का आयतन होगा 1/6 A वेक्टर माइनस B वेक्टर कॉमा A वेक्टर माइनस C वेक्टर कॉमा A वेक्टर माइनस D वेक्टर। कॉमा क्यों लगाया है यहाँ पर, जैसे हम अदिश त्रिगुणन लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, उसी प्रकार लिखा है मैंने, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इस वजह से कॉमा लगा दिया है। आगे देखिएगा, 3 असमांतर अशून्य सदिशों के समतलीय होने का आवश्यक प्रतिबंध। 3 सदिश हैं जो असमांतर हैं और अशून्य है, यानी उनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। कैसे होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। समतलीय होने का मतलब ये है कि वो एक ही प्लेन में आ जाएं, यानी एक ही तल में आ जाएं। तो इस स्थिति में तीनों कैसे हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। तो अब जो हमारा चतुष्फलक है उसका कुछ आयतन बचा नहीं, बचा, एक ही तल में आ गए। आयतन के लिए ऊंचाई होना भी आवश्यक है, ऊंचाई होना भी आवश्यक है, और ऊंचाई इस स्थिति में
नहीं है। तो चतुष्फलक का आयतन क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसे हमने शून्य के बराबर रख दिया। पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0। यानी अगर तीनों सदिश समतलीय हैं तो क्या होना चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए, यानी अदिश त्रिगुणन 0 के बराबर होना चाहिए। आगे देखिए, 4 असमांतर अशून्य सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबंध, ये हमने 3 के लिए पढ़ा था। अगर 4 के लिए दे दिया जाए तो उस स्थिति में भी चतुष्फलक का आयतन 0 के बराबर। चतुष्फलक का आयतन है क्या जब चारों शीर्ष दिए हों, 1/6 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। इसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये निकल के आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यूज़ में आएंगे। समझा मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।